नमस्ते। एक पल के लिए सोचिए, अगर दुनिया के सारे स्क्रूज, नट और बोल्ट अचानक गायब हो जाएं, तो क्या होगा? सोचिए, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स ताश के पत्तों की तरह गिर जाएंगी, गाड़ियां सड़क पर ही बिखर जाएंगी, और जो फोन आपके हाथ में है वो भी टुकड़ों में बदल जाएगा। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो एक अदृश्य ताकत से जुड़ी हुई है, एक ऐसी इंजीनियरिंग की दुनिया जिसे हम अक्सर देखते तो हैं पर नोटिस नहीं करते। ये है हमारी दुनिया के गुमनाम हीरो, फास्टनर्स। ये वो छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी मॉडर्न दुनिया की हर बड़ी चीज को एक साथ जोड़कर रखती हैं। तो आज हम इसी अदृश्य दुनिया के रहस्यों को जानने के लिए एक सफर पर निकलेंगे। समझेंगे इन छोटे लेकिन बेहद शक्तिशाली पुर्जों के पीछे का विज्ञान, इतिहास और कला। तो सवाल ये है कि आपकी दुनिया को क्या जोड़े रखता है? ये सवाल सुनने में जितना आसान लगता है, इसका जवाब उतना ही दिलचस्प है, जो सदियों की इंजीनियरिंग और इनोवेशन का सबूत है। ये सिर्फ एक स्क्रू या कील की बात नहीं है, बल्कि ये तो बहुत ही सटीक तरीके से डिजाइन किए गए कंपोनेंट्स का एक बहुत बड़ा और अलग-अलग तरह का सिस्टम है, जिसमें हर एक का अपना एक खास मकसद होता है। फास्टनर्स अकेले नहीं होते, वे परिवारों का हिस्सा हैं, और हर परिवार की अपनी खासियत, ताकत और इस्तेमाल होते हैं। तो चलिए, थ्रेडेड परिवार से लेकर खास तरह के पिन और कीज तक हम इंजीनियरिंग के इस खानदान के सदस्यों से मिलेंगे और समझेंगे कि ये सब मिलकर उन मशीनों और ढांचों को कैसे बनाते हैं जो हमारी जिंदगी का हिस्सा हैं। तो आज के सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम फास्टनर्स की दुनिया का एक इंट्रोडक्शन लेंगे। फिर हम सबसे कॉमन परिवार यानी थ्रेडेड फैमिली के बारे में गहराई से जानेंगे और इसके सबसे मशहूर सदस्यों बोल्ट और स्क्रू से मिलेंगे। इसके बाद हम उनके ज़रूरी साथियों नट और वॉशर से मिलेंगे और जानेंगे कि वे इतने ज़रूरी क्यों हैं। फिर हम थ्रेड से आगे बढ़कर पिन और कीज़ की दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। हम कुछ अनोखी इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स के लिए बनाए गए खास सॉल्यूशंस पर भी एक नज़र डालेंगे। और आखिर में हम ये सीखेंगे कि किसी भी काम के लिए सही टूल चुनना इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए, अपनी खोज शुरू करते हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग के दिल से। फास्टनर्स की दुनिया सदियों से आविष्कारकों और इंजीनियरों के सामने एक बुनियादी चुनौती रही है। चीज़ों को सुरक्षित और मजबूती से कैसे जोड़ा जाए। पुराने ज़माने में लकड़ी की कीलों से लेकर आज के स्पेस एज हाईटेक फास्टनर्स तक, इनका विकास हमारी टेक्नोलॉजी की तरक्की को दिखाता है। इस सेक्शन में हम इन कंपोनेंट्स को सिर्फ हार्डवेयर के टुकड़ों के तौर पर नहीं, बल्कि हमारी मॉडर्न दुनिया को थामने वाले अदृश्य आर्किटेक्चर की बुनियादी ईंटों के रूप में समझेंगे। आप फास्टनर्स को किसी भी चीज़ के डीएनए जैसा समझ सकते हैं। जैसे डीएनए में एक जीव को बनाने के निर्देश होते हैं, वैसे ही फास्टनर्स वो कनेक्शन देते हैं जो एक कुर्सी से लेकर एक कॉम्प्लेक्स रोबोट तक हर चीज़ को उसका आकार, ताकत और फंक्शन देते हैं। तो आखिर ये फास्टनर है क्या चीज़? स्क्रीन पर जो परिभाषा है वो एक अच्छी शुरुआत है। एक हार्डवेयर डिवाइस जो दो या दो से ज्यादा चीजों को मैकेनिकली जोड़ता है। लेकिन इस आसान सी परिभाषा में संभावनाओं की एक पूरी दुनिया छिपी है। फास्टनर परमानेंट हो सकते हैं, जैसे एक पुल में लगे रिविट्स, या फिर टेम्पररी, जैसे आपके फर्नीचर में लगे स्क्रू, जिन्हें आप खोल और कस सकते हैं। यहाँ सबसे जरूरी शब्द है मैकेनिकली। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि वे चीजों को एक साथ रखने के लिए फिजिकल फोर्स और शेप का इस्तेमाल करते हैं, न कि गोंद या वेल्डिंग जैसे केमिकल बॉन्ड्स का। एक कील और एक बोल्ट के बीच का फर्क सोचिए। हैं तो दोनों फास्टनर, लेकिन वे बहुत अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। एक कील अपनी जगह पर बने रहने के लिए फ्रिक्शन यानी घर्षण पर निर्भर करती है, जबकि एक बोल्ट और नट मिलकर एक क्लैंपिंग फोर्स बनाते हैं जो दो हिस्सों को एक साथ दबाता है। काम करने के तरीके का यही बुनियादी फर्क फास्टनर्स की दुनिया को इतना इंटरेस्टिंग बनाता है। चलिए अब बात करते हैं फास्टनर्स की दुनिया के सबसे जाने पहचाने और सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले परिवार की, थ्रेडेड फैमिली। इस परिवार की पहचान है इतिहास के सबसे सरल लेकिन सबसे शानदार आविष्कारों में से एक, थ्रेड। ये जो थ्रेड है ना, ये असल में एक झुके हुए प्लेन जैसा है जिसे एक सिलेंडर पर लपेट दिया गया हो। यही आसान सी ज्योमेट्री, जिसे हेलिक्स कहते हैं, स्क्रू और बोल्ट को उनकी जबरदस्त ताकत देती है। जब आप फास्टनर को घुमाते हैं तो थ्रेड घूमने वाली गति को एक सीधी गति में बदल देता है, मटेरियल में अपना रास्ता बनाता है और एक जबरदस्त क्लैंपिंग फोर्स पैदा करता है। ये मैकेनिकल एडवांटेज का एक बेहतरीन उदाहरण है। माना जाता है कि आर्किमिडीज ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में स्क्रू के सिद्धांत के बारे में सबसे पहले बताया था, और तब से लेकर आज तक ये आसान सा मैकेनिज्म मॉडर्न इंजीनियरिंग की रीढ़ बना हुआ है। आइए एक बोल्ट की बनावट को जरा करीब से देखते हैं। पहली नज़र में तो ये बस धातु का एक टुकड़ा लगता है ना? लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा है।
एक बोल्ट का हर मोड़, हर एंगल और हर डायमेंशन बहुत ही सोच समझकर किए गए इंजीनियरिंग डिज़ाइन का नतीजा है। उसके हेड के शेप से लेकर थ्रेड की पिच तक हर डिटेल को एक खास काम के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। लोड सहना, थकान का सामना करना और एक सुरक्षित, भरोसेमंद कनेक्शन देना। और हाँ, बोल्ट यूं ही नहीं बना दिए जाते, इन्हें कड़े इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से बनाया जाता है, जो इस्तेमाल होने वाले मटेरियल से लेकर हर माप की सहनशीलता तक सब कुछ तय करते हैं। यही स्टैंडर्डाइजेशन ये पक्का करता है कि दुनिया के एक कोने में बना बोल्ट दूसरे कोने में बने नट के साथ एकदम सही फिट बैठे, जिससे बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन और ग्लोबल इकोनॉमी में पार्ट्स का लेन देन मुमकिन हो पाता है। तो चलिए इसके हिस्सों को एक एक करके समझते हैं। हेड वो हिस्सा है जिससे हम किसी टूल जैसे रिंच या सॉकेट से पकड़ते हैं। शैंक बोल्ट का वो चिकना हिस्सा है जिस पर थ्रेड नहीं होते। इसकी लंबाई बहुत मायने रखती है, क्योंकि इससे उन हिस्सों से होकर गुजरना चाहिए जिन्हें जोड़ा जा रहा है। और थ्रेड्स वो हेलिकल लकीरें हैं जो नट या किसी छेद के थ्रेड्स के साथ जुड़ती हैं। लेकिन यहीं पर इंजीनियरिंग वाकई दिलचस्प हो जाती है। अब जरा उस छोटी सी गोलाई पर ध्यान दीजिए जो हेड और शैंक के बीच में है। इसे कहते हैं अंडर हेड फिलेट। ये देखने में बहुत मामूली लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है। नुकीले कोने स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेशन पॉइंट्स होते हैं, यानी ऐसी जगहें जहां से दरार पड़ने या टूटने का खतरा सबसे ज्यादा होता है। इस छोटी सी गोलाई को जोड़कर इंजीनियर्स स्ट्रेस को एक बड़े एरिया में फैला देते हैं, जिससे बोल्ट की ताकत और उम्र कई गुना बढ़ जाती है। ये इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे छोटे छोटे डिजाइन डिटेल्स परफॉर्मेंस पर एक बड़ा असर डाल सकते हैं। और ये स्लाइड तो कमाल की है। ये दिखाती है कि सिर्फ बोल्ट के एक हिस्से यानी हेड में ही कितनी वैरायटी होती है। हेक्स हेड वो है जिसे शायद आप सबसे अच्छी तरह से जानते होंगे। इसके 6 किनारे स्टैंडर्ड टूल्स को पकड़ने के लिए एक अच्छी सतह देते हैं, जो इसे कंस्ट्रक्शन से लेकर कार रिपेयर तक कई कामों के लिए परफेक्ट बनाता है। अब 12 पॉइंट हेड को देखिए। इसमें हेक्स हेड से दुगने कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं। इससे बोल्ट के कोनों को खराब करने के जोखिम के बिना बहुत ज्यादा टॉर्क या घुमाव बल लगाया जा सकता है। यही वजह है कि इन्हें हाई परफॉर्मेंस जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है, जैसे जेट इंजन या रेस कार के अंदर, जहां हर कनेक्शन का अविश्वसनीय रूप से मजबूत और सुरक्षित होना जरूरी है। और फिर है प्लो बोल्ट, जिसका डिजाइन बिल्कुल अलग है। इसका हेड चपटा और धंसा हुआ है, जिसे मटेरियल की सतह के बराबर या नीचे बैठने के लिए डिजाइन किया गया है। ये भारी उपकरणों जैसे हल या बुलडोजर ब्लेड में जरूरी है, जहां एक उभरा हुआ बोल्ट हेड मलबे में फंस सकता है या मशीन के काम में रुकावट डाल सकता है। अब मिलते हैं बोल्ट के एक और साथी स्क्रू से। वैसे तो हम इन दोनों शब्दों को एक दूसरे की जगह इस्तेमाल कर लेते हैं, पर असल में इनके काम अलग अलग हैं। इसे ऐसे समझिए, एक बोल्ट को 2 या 2 से ज्यादा हिस्सों में बिना थ्रेड वाले छेदों से गुजरने के लिए डिजाइन किया गया है और उसे एक नट के साथ कसा जाता है। दूसरी तरफ एक स्क्रू को जोड़े जा रहे हिस्सों में से एक में बने छेद में थ्रेड करने के लिए डिजाइन किया गया है। मशीन स्क्रू, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, आमतौर पर मशीनरी और इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल होते हैं। इनका काम है कंपोनेंट्स को एक साथ जोड़ना, जैसे सर्किट बोर्ड को उसकी केसिंग से जोड़ना। सेट स्क्रू का काम बिल्कुल अलग है। 2 हिस्सों को एक साथ जोड़ने के बजाय एक सेट स्क्रू का इस्तेमाल किसी एक चीज को दूसरी चीज के अंदर फिक्स करने के लिए किया जाता है। एक शाफ्ट पर एक पुली की कल्पना कीजिए। एक सेट स्क्रू को पुली के जरिए कसा जाता है और वो शाफ्ट के खिलाफ दब जाता है, जिससे पुली को घूमने या फिसलने से रोका जा सके। यही कारण है कि सेट स्क्रू में अक्सर हेड नहीं होता और वे पूरी तरह से थ्रेडेड होते हैं, ताकि उन्हें सतह के साथ पूरी तरह से कसा जा सके। लेकिन एक बोल्ट चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना बना हो, अकेला काम नहीं करता। एक मजबूत टिकाऊ जोड़ बनाने के लिए उसे अपने जरूरी साथियों की जरूरत होती है, नट और वॉशर। ये समझना जरूरी है कि एक थ्रेडेड फास्टनर सिर्फ एक टुकड़ा नहीं, बल्कि एक सिस्टम है। हर कंपोनेंट, बोल्ट, नट और वॉशर एक खास भूमिका निभाता है, और जब वे सब मिलकर एक साथ काम करते हैं, तभी वे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच पाते हैं। एक बोल्ट और नट सिस्टम का मुख्य लक्ष्य एक क्लैंपिंग फोर्स या प्रीलोड बनाना है। जब आप नट कसते हैं तो बोल्ट थोड़ा सा खिंचता है, ठीक एक बहुत टाइट रबर बैंड की तरह। यही तनाव है जो हिस्सों को एक साथ रखता है और उन्हें हिलने से रोकता है। और हाँ, जैसे बोल्ट अलग अलग तरह के होते हैं, वैसे ही नट भी कई शेप और साइज में आते हैं। हर एक को एक खास मकसद के लिए डिजाइन किया गया है। हेक्स नट स्टैंडर्ड है, हेक्स बोल्ट के लिए एकदम सही साथी। विंग नट अपने पकड़ने में आसान, पंखों के साथ बिना किसी टूल के हाथ से कसने और ढीला करने के लिए बनाया गया है।
सोचिए एक म्यूजिक स्टैंड या कैमरा ट्राइपॉड के बारे में, जहां बार बार एडजस्टमेंट की जरूरत होती है। एक और नट का एक गुंबद जैसा टॉप होता है, जो 2 काम करता है। ये बोल्ट के थ्रेड के नुकीले सिरों को ढकता है, जिससे ये सुरक्षित हो जाता है और एक साफ सजावटी फिनिश भी देता है। आप इन्हें अक्सर बच्चों के खेलने के मैदान के उपकरणों पर देखेंगे। और फिर है सेल्फ लॉकिंग नट, जो इंजीनियरिंग का एक बेहतरीन नमूना है। नट के अंदर एक नायलॉन का इंसर्ट होता है। जब बोल्ट इस नायलॉन इंसर्ट से गुजरता है तो ये घर्षण पैदा करता है, जो नट को कंपन की वजह से ढीला होने से रोकता है। ये ऑटोमोबाइल्स, हवाई जहाज और औद्योगिक मशीनरी जैसी जगहों में बिल्कुल ज़रूरी है, जहां कंपन लगातार होता है और एक फास्टनर का फेल होना खतरनाक हो सकता है। और आखिर में आते हैं वॉशर। धातु की ये साधारण सी डिस्क 2 बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाती है। एक फ्लैट वॉशर का मुख्य काम है लोड को बांटना। जब आप एक बोल्ट और नट को कसते हैं तो सारा बल बोल्ट हेड और नट के नीचे एक छोटे से एरिया पर ही लगता है। अगर मटेरियल नर्म है, जैसे लकड़ी या प्लास्टिक, तो ये केंद्रित बल सतह को नुकसान पहुंचा सकता है। एक फ्लैट वॉशर लगाकर आप सतह का एरिया बढ़ा देते हैं, दबाव को फैला देते हैं और मटेरियल को बचाते हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप बर्फ पर चल रहे हों। आपके जूते धंस जाते हैं, लेकिन अगर आप स्नो शू पहनते हैं तो आप अपना वजन बांट देते हैं और सतह पर बने रहते हैं। दूसरी ओर, लॉक वॉशर को फैस्टनर्स के एक बड़े दुश्मन का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है, वाइब्रेशन। स्प्रिंग वॉशर उदाहरण के लिए बीच से कटे हुए होते हैं और एक हेलिकल शेप में होते हैं। जब इन्हें दबाया जाता है तो वे एक स्प्रिंग की तरह काम करते हैं। नट और बोल्ट पर लगातार एक बल लगाते हैं, जो तनाव बनाए रखने और ढीलेपन को रोकने में मदद करता है। स्टार वॉशर में दांत होते हैं, जो नट और मटेरियल दोनों के सतह में धंस जाते हैं, जिससे घूमने का प्रतिरोध पैदा होता है। अभी तक हमने उन फास्टनर्स की बात की है जो क्लैंपिंग फोर्स बनाने के लिए थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हो अगर हमारा लक्ष्य क्लैंप करना नहीं, बल्कि 2 हिस्सों को एकदम सटीक तरीके से अलाइन करना हो, या घूमने वाली गति को एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो? इन चुनौतियों के लिए हम थ्रेड से आगे की दुनिया में कदम रखते हैं, पिन और कीज के क्षेत्र में। ये फास्टनर अपने काम के लिए थ्रेड के घर्षण पर नहीं, बल्कि अपने सटीक आकार और फिट पर निर्भर करते हैं। थ्रेडेड फास्टनर्स चीज़ों को अलग होने से रोकने में बहुत अच्छे हैं। वहीं दूसरी ओर पिन और कीज ये कंट्रोल करने में माहिर हैं कि चीज़ें एक साथ कैसे फिट होती हैं और कैसे चलती हैं। चाहे ये पक्का करना हो कि एक मोल्ड के 2 हिस्से एकदम सही अलाइन हो, या ये गारंटी देना हो कि ये गियर और शाफ्ट एक साथ घूमे, पिन और कीज सटीक इंजीनियरिंग के गुमनाम नायक हैं। पिन्स जो है वो अपनी जगह और मूवमेंट के मास्टर होते हैं। डॉवल पिन को ही ले लीजिए। ये एक ठोस, सटीक फिट वाला सिलेंडर है जिसे दोनों हिस्सों के छेदों में डाला जाता है, जो एक परफेक्ट अलाइनमेंट गाइड के रूप में काम करता है, जैसे फर्नीचर के 2 टुकड़ों को एकदम सही जोड़ते समय। क्लेविस पिन के बारे में सोचिए। ये एक पिन है जिसके एक सिरे पर एक हेड और दूसरे सिरे पर एक छेद होता है। इसे 2 हिस्सों के बीच एक धुरी बनाने के लिए डाला जाता है, जिससे एक हिस्सा दूसरे के मुकाबले घूम सके, जैसे एक बैकहो पर हाइड्रोलिक सिलेंडर को उसकी बांह से जोड़ना। और फिर आता है शेयर पिन, जो एक बहुत ही खास पिन है। ये एक तरह का मैकेनिकल फ्यूज है। एक स्नोब्लोअर की कल्पना कीजिए। अगर एक बड़ा पत्थर ब्लेड में फंस जाता है तो आप नहीं चाहेंगे कि मोटर जल जाए। शेयर पिन को सिस्टम का सबसे कमजोर हिस्सा होने के लिए डिजाइन किया गया है। जब बल बहुत ज्यादा हो जाता है तो पिन टूट जाता है, मोटर को ब्लेड से अलग कर देता है और मशीन के ज्यादा महंगे हिस्सों को बचाता है। ये एक बड़ा नुकसान बचाने के लिए एक छोटा सा बलिदान है। और यहाँ हम पिन का एक बहुत ही आम इस्तेमाल देख रहे हैं, एक कैस्टिलेटेड नट को लॉक करने के लिए एक स्प्लिट पिन का इस्तेमाल। चलिए इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। मान लीजिए आप एक गाड़ी के एक्सल पर काम कर रहे हैं। सबसे पहले आप कैस्टिलेटेड नट को कसते हैं। इस नट में एक महल की दीवारों की तरह स्लॉट बने होते हैं। आपको नट को तब तक कसना है जब तक कि इनमें से एक स्लॉट बोल्ट के सिरे से गुजरने वाले छेद के साथ लाइन में ना आ जाए। अगला, आप एक स्प्लिट पिन लेते हैं जो एक धातु के हेयरपिन जैसा दिखता है, और इसे अलाइन किए हुए स्लॉट और बोल्ट के छेद से आर पार डाल देते हैं। एक बार पिन अंदर चला जाए तो आप दोनों सिरों को उल्टी दिशा में मोड़ देते हैं, उन्हें नट या बोल्ट के चारों ओर लपेट देते हैं, और बस हो गया। नट अब फिजिकली अपनी जगह पर लॉक हो गया है। ये कंपन से ढीला नहीं हो सकता क्योंकि स्प्लिट पिन इसे घूमने से रोकता है। ये एक सरल, सस्ता और अविश्वसनीय रूप से असरदार लॉकिंग तरीका है। अब चलते हैं एक और तरह के नॉन थ्रेडेड फास्टनर की तरफ, की
मैकेनिक्स की दुनिया में की का मतलब वो चाबी नहीं है जिससे आप ताला खोलते हैं। ये एक मशीन का हिस्सा है जो एक घूमने वाले एलिमेंट जैसे गियर या पुली को एक शाफ्ट से जोड़ता है। इसका बस एक ही काम है, ये पक्का करना कि जब शाफ्ट घूमे तो गियर भी उसके साथ साथ घूमे। तो ये काम कैसे करता है? शाफ्ट और गियर दोनों में एक स्लॉट होता है जिसे की वे कहते हैं। की के बस धातु का एक टुकड़ा है जो दोनों स्लॉट्स में फिट हो जाता है और दोनों हिस्सों को एक साथ लॉक कर देता है। जब शाफ्ट घूमता है तो ये की के किनारे को धक्का देता है। की बदले में गियर के की वे के किनारे को धक्का देती है, जिससे उसे भी घूमने पर मजबूर होना पड़ता है। इस तरह टॉर्क या घूमने वाला बल शाफ्ट से की के जरिए गियर में ट्रांसफर होता है। स्लाइड में वुडरॉफ की का एक उदाहरण है। इसका आधा चांद जैसा आकार इसे शाफ्ट में एक सेमी सर्कुलर स्लॉट में फिट होने देता है। ये सेल्फ अलाइनिंग डिजाइन इसे लगाना आसान बनाता है। तो हमने थ्रेडेड और नॉन थ्रेडेड फास्टनर्स को तो देख लिया, लेकिन इनकी दुनिया इससे कहीं ज्यादा बड़ी है जितना हमने अब तक देखा है। इंजीनियर्स समस्याओं को सुलझाने में बहुत क्रिएटिव होते हैं और इसी के चलते खास तरह के फास्टनिंग सॉल्यूशंस की एक हैरान कर देने वाली वैरायटी सामने आई है। इस सेक्शन में हम इनमें से कुछ अनोखे सॉल्यूशंस पर एक नज़र डालेंगे। हम जो भी फास्टनर देखने जा रहे हैं उसका आविष्कार एक बहुत ही खास समस्या को हल करने के लिए किया गया था, जिसे एक स्टैंडर्ड बोल्ट, स्क्रू या पिन से हल नहीं किया जा सकता था। परमानेंट जोड़ों से लेकर टेंशन एडजस्टमेंट तक हम फास्टनिंग टेक्नोलॉजी की ज़बरदस्त वैरायटी देखने वाले हैं। चलिए इस क्रिएटिविटी की दुनिया पर एक नज़र डालते हैं। रिवेट्स वेल्डिंग के आम होने से पहले रिवेट्स ही हाई स्ट्रेंथ परमानेंट जोड़ बनाने का तरीका थे। एफिल टावर या पुराने रेलवे पुलों के बारे में सोचिए। एक रिवेट धातु का पिन होता है जिसे लाल गर्म होने तक गर्म किया जाता है। स्टील की 2 प्लेटों में छेदों के आर पार डाला जाता है और फिर दूसरे सिरे पर हथौड़े से मारकर दूसरा हेड बना दिया जाता है। जैसे ही रिवेट ठंडा होता है ये सिकुड़ता है, जिससे एक ज़बरदस्त क्लैंपिंग फोर्स बनता है जो प्लेटों को कसकर पकड़ लेता है। स्नैप रिंग्स ये एक गैप वाले पतले धातु के छल्ले होते हैं। इनका इस्तेमाल कंपोनेंट्स को एक शाफ्ट पर जगह में रखने के लिए किया जाता है। टर्नबकल्स, अगर आपने कभी टेलीफोन पोल को सहारा देने वाले केबल देखे हैं तो आपने टर्नबकल्स देखे होंगे। ये एक ऐसा डिवाइस है जिसके हर सिरे पर उल्टे थ्रेड्स होते हैं। बीच के हिस्से को घुमाने से ये दोनों सिरों को एक साथ खींचता है या अलग धकेलता है, जिससे केबल या रस्सी के तनाव को ठीक से एडजस्ट किया जा सकता है। जिप टाइज एक कमाल का और सरल आविष्कार। इस प्लास्टिक की पट्टी में एक रैचेट मैकेनिज्म होता है जो इसे कसने तो देता है लेकिन ढीला नहीं होने देता। ये केबलों को ऑर्गेनाइज करने और बांधने का एक तेज और सस्ता तरीका है। स्पेसर और शिम्स, कभी कभी लक्ष्य जकड़ना नहीं होता बल्कि 2 हिस्सों के बीच एक सटीक दूरी बनाए रखना होता है। स्पेसर ट्यूब होते हैं जो एक निश्चित दूरी बनाए रखते हैं, जबकि शिम्स मटेरियल की पतली शीट होती हैं जिन्हें छोटे गैप को भरने और सही अलाइनमेंट पाने के लिए एक के ऊपर एक रखा जा सकता है। और अब हम पहुंचते हैं अपने सबसे जरूरी हिस्से पर, काम के लिए सही टूल चुनना। फास्टनर्स की इतनी बड़ी वैरायटी के साथ आप कैसे जानेंगे कि कौन सा इस्तेमाल करना है? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं है। गलत फास्टनर्स चुनने का नतीजा एक डगमगाते फर्नीचर से लेकर एक खतरनाक स्ट्रक्चरल फेलियर तक हो सकता है। एक फास्टनर चुनना एक दवा चुनने जैसा है। एक दवा जो एक बीमारी के लिए एकदम सही है वो दूसरी के लिए बेअसर या खतरनाक भी हो सकती है। ठीक वैसे ही एक फास्टनर जो एक एप्लीकेशन के लिए आइडियल है दूसरे में बुरी तरह फेल हो सकता है। इस सेक्शन में हम देखेंगे कि क्यों एक फास्टनर के स्पेसिफिकेशंस जैसे कि थ्रेड का टाइप समझना सिर्फ एक टेक्निकल डिटेल नहीं बल्कि इंजीनियरिंग में सुरक्षा और भरोसे का एक बहुत जरूरी पहलू है। और जब थ्रेडेड फास्टनर चुनने की बात आती है तो सबसे जरूरी चीजों में से एक है थ्रेड सिस्टम को समझना। दुनिया भर में 2 मेन सिस्टम हैं, इंपीरियल जो मुख्य रूप से अमेरिका में इस्तेमाल होता है और मीट्रिक जो बाकी दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में इस्तेमाल होता है। ये 2 अलग अलग भाषाओं की तरह हैं और इन्हें आप मिला नहीं सकते। एक इंपीरियल बोल्ट पर एक मीट्रिक नट को कसने की कोशिश करना एक बड़ी गलती होगी। इंपीरियल सिस्टम एक थ्रेड को इंच में उसके डायमीटर और प्रति इंच थ्रेड्स की संख्या TPI से बताता है। तो 1/4 इंच 20 का मतलब है कि बोल्ट का डायमीटर 1/4 इंच है और इसकी लंबाई के हर इंच में 20 थ्रेड्स हैं। दूसरी ओर मीट्रिक सिस्टम मिलीमीटर में डायमीटर और पिच का इस्तेमाल करता है जो 2 थ्रेड्स के बीच मिलीमीटर में दूरी होती है। तो M6 × 1.0 का मतलब है कि ये एक मीट्रिक थ्रेड M है जिसका डायमीटर 6 मिलीमीटर और पिच 1 मिलीमीटर है। अगर आप अलग अलग सिस्टम के नट और बोल्ट को जबरदस्ती लगाने की कोशिश करेंगे तो आप थ्रेड्स को खराब कर देंगे, जिससे एक कमजोर जोड़ बनेगा जो लोड पड़ने पर फेल हो सकता है। तो इस पूरे सफर के आखिर में हमने इस अदृश्य दुनिया के बारे में क्या सीखा है जो सब कुछ एक साथ रखती है? चलिए मेन पॉइंट्स को दोहराते हैं।
हमने देखा है कि फास्टनर सिर्फ स्क्रू और नट नहीं है, बल्कि इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस का एक बहुत बड़ा और विविध परिवार है। हर एक की अपनी पहचान और मकसद है। उन्हें उनके डिजाइन के आधार पर बांटा जाता है, चाहे वो थ्रेडेड फास्टनर का हेलिक्स हो या एक पिन या की का सटीक आकार। एक फास्टनिंग सिस्टम में हर एक कंपोनेंट, बोल्ट, नट, वॉशर एक जरूरी भूमिका निभाता है। और सबसे जरूरी बात, हमने सीखा है कि सही फास्टनर चुनना कोई बाद में सोचने वाली चीज नहीं है, बल्कि एक बुनियादी इंजीनियरिंग निर्णय है जो हमारे द्वारा बनाई गई हर चीज की सुरक्षा, उम्र और काम को प्रभावित करता है। और बस जाते जाते मैं आपके लिए एक सवाल छोड़ जाता हूँ। अगली बार जब आप कोई फर्नीचर जोड़ें, अपनी बाइक की मरम्मत करें या बस एक पोल या इमारत को देखें, तो एक पल के लिए उन फास्टनर्स पर ध्यान दें। खुद से पूछें, उन्होंने यही खास बोल्ट क्यों चुना? उन्होंने इस तरह के नट का इस्तेमाल क्यों किया? वो छोटा सा पिन क्या काम कर रहा है? अब जब आपको इस छिपी हुई दुनिया की थोड़ी सी झलक मिल गई है, तो आपका जवाब कहीं ज्यादा बेहतर होगा। फास्टनर्स की दुनिया एक याद दिलाती है कि अक्सर सबसे जरूरी चीजें वही होती हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं। वे छोटी छोटी डिटेल्स की ताकत और अच्छे इंजीनियरिंग डिजाइन की सुंदरता का सबूत हैं। मुझे उम्मीद है कि इस जानकारी ने आपके आसपास की छिपी हुई दुनिया के लिए आपकी आंखें खोल दी हैं। इस सफर में मेरे साथ शामिल होने के लिए धन्यवाद। तो बनाते रहिए, सीखते रहिए और पूछते रहिए, आपकी दुनिया को क्या जोड़े रखता है।